Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of October 2022। 18 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और क्या गजब का न्यूज़पेपर आया है। मतलब एक एक न्यूज़ आइटम ऐसे जैसे सोने से चुने हुए नहीं आते जो एग्ज़ाम में बिल्कुल लगता है कि देखने के कि हाँ यार एग्ज़ाम में आ सकता है, वैसे ही आया है। वैसे ही क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी मदद करेंगे, आपको थोड़ा सा तैयार करेंगे और आपको आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इंडियाज पोजीशन हैज स्लिप्ड इन द रीसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एंड तीसरा कह रहा है चाइल्ड स्टंटिंग इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स यूज्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन ठीक है आपका नॉलेज थोड़ा टेस्ट करेगा। तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर ज़रूर होने चाहिए और कितने आपने सही किए। पहला स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक निकालता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ निकालता है, तो ये गलत हो गया। इंडिया की पोजीशन स्लिप हुई है, यस स्लिप हुई है। 101 से हम 107 पे पहुंच गए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग एक इंडिकेटर है, यस इंडिकेटर है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट, मोर्टेलिटी, 4 है इंडिकेटर्स। 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू स्नो लेपर्ड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर द टॉप प्रेडेटर इन द फूड वेब ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन हेमिश नेशनल पार्क। तीसरा स्टेटमेंट है दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड डेटा बुक। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पढ़ाया हुआ न्यूज आइटम है, बताना जरूर, गलत मत करना। पहला स्टेटमेंट दे आर द टॉप प्रेडेटर in the food web of mountain ecosystem, yes they are the top predators. Found in Hamish National Park, yes found in Hamish National Park. Listed as endangered in, नहीं endangered नहीं है। आपके लिए अब एक सवाल ये है कि बताना कि स्नो लेपर्ड है क्या आईयूसीएन में। मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, याद करके बताना। और हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो ये 2 सवाल आपके लिए एक्स्ट्रा इसके साथ अटैच कर दिए मैंने। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है ना। तीसरा सवाल है मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट निकाली है। तो ऑप्शंस आर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों सवाल याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में अगर आपसे नहीं बने हो तो, अदरवाइज बन गए तो कोई बात नहीं है। आगे मूव करते हैं, फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर में आते हैं। केरला गवर्नर का अब ये कहना है कि वो मिनिस्टर्स को हटा देंगे, ठीक है ना। तो अब केरला मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद का ये कहना है कि ही विल टेक द प्लेजर, इट विल नॉट बी प्लेजरेबल फॉर गवर्नर। एंड जैसे आपको वैसे ही पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, है ना। वैसे लिखा भाषा में तो यही है, आर्टिकल 164 का सबसेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा तो यही कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन वो प्लेजर क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। आरिफ मोहम्मद जी का ये कहना है कि अगर आपने गवर्नर के ऑफिस की बुराई की और अगर आपने गवर्नर के ऑफिस को लोअर किया देन आई विल टेक अवे माई प्लेजर विद यू। देखो इनका ट्वीट पढ़ो, द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव एवरी राइट टू एडवाइज द गवर्नर बट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स that lower the dignity of governor's office can invite action including withdrawal of pleasure, है ना। तो उनका ये कहना है कि मैं विड्रॉ कर लूँगा अपना प्लेजर और आपको रिमूव कर दूंगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप मिनिस्टर, देखो डिवाइसिव बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलग अलग लोग अलग अलग व्यू कहेंगे, लेकिन जो है नॉर्मल वो प्रोसेस ये है कि चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो चाहे उनका रिमूवल हो, दोनों ही सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हाइल रिमूविंग सम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एज लॉन्ग एज द सीएम and council of minister are enjoying the majority, especially in the event they are enjoying the majority। याद रखिएगा जब तक वो मेजॉरिटी गेन किए हुए हैं और अपना मेजॉरिटी मेंटेन करके रखें लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक गवर्नर बिना सीएम के या बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के इस तरीके के एक्ट नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 164 का 1 अगर हम पढ़ेंगे, इट सेज दैट सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन
प्लेजर ऑफ द गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने कई ओकेजन्स में बताया हुआ है कि दैट द हाउस कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर अलोन। हाउस को आप गवर्नर के दम पे ही डिसमिस नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जो है यानी कि जो सीएम है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजोरिटी इन द हाउस, द गवर्नर कैन नॉट से दैट ही हैज़ विड्रॉन हिज प्लेजर। ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज द सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस इन द हाउस, till that moment the governor cannot say that I am withdrawing the pleasure, मैं withdraw कर रहा हूँ pleasure, ऐसा नहीं बोल सकता ना। तो that is the thing which is important। governor shall declare, जो भी गवर्नर करेगा वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम के एडवाइस पे ही करेगा। ठीक है ना। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो गवर्नर है यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं केरला में, वो ही इज़ होल्डिंग असेंट टू अ बिल, मतलब एक यूनिवर्सिटी लॉज बिल है, उसको साइन नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना रिजेक्ट कर रहे ना साइन कर रहे हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उसको रख ले रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नर है जब उसके पास बिल आता है तो ही कैन आइदर गिव असेंट टू द बिल और ही कैन विदहोल्ड द असेंट टू द बिल और ही कैन रिकंसिडर द बिल फॉर रीथिंकिंग, है ना। और या एक उसके पास चौथा ऑप्शन भी रहता है, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन सारे बिल्स को रिजर्व नहीं करता है प्रेसिडेंट के लिए, उन्हीं बिल्स को रिजर्व करता है जिसका इम्पैक्ट या तो हाई कोर्ट की पावर को डिक्रीज करने के लिए हो। तो मतलब इन केसेस में मैंडेटरी है ना। कुछ केसेस में वो कर भी सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर गवर्नर ने बिल रिकंसिडर करने के लिए भेजा है वापस और असेंबली ने उसको रिकंसिडर करके विद और विदाउट अमेंडमेंट उसको वापस किया, तो फिर उसको गवर्नर को साइन करना रहता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर एक बार उसने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर दिया तो फिर गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट वापस करेगा जब बिल को, और दोबारा जब असेंबली पास करके बिल भेजेगी तो भी वो प्रेसिडेंट को ही भेजेगी, गवर्नर को नहीं भेजेगी। तो ये कुछ प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे दूसरे तीसरे पेज में एक और न्यूज़ आइटम आया है यहाँ पे। यस, अमेरिकन हिस्टोरियन कन्फर्ड सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो यहाँ पे अमेरिकन हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाल्फ, याद रखेगा अमेरिकन हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाल्फ, and she has won the Sir Syed Excellence Award 2022 and she is a historian। obviously जो award है that is for the history only, है ना। तो that is the thing which you have to remember। ठीक है। तो सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बारबरा मेटकाल्फ को दिया है। ठीक है ना। दिस वाज ऑन द ओकेजन ऑफ 205th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनका 205वां 205th बर्थ एनिवर्सरी था उस इवेंट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखें, इन रन अप टू पोल्स गुजरात अनाउंसेस 2 फ्री सिलेंडर्स टू उज्ज्वला बेनिफिशियरीज। अब यहाँ देखो इलेक्शन होने वाला है तो शुरू कर दिया इन्होंने। अब उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज उनको 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स दे दिए गए हैं, देने की बात की गई है। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर आर 2 उज्ज्वला स्कीम्स, 2 उज्ज्वला स्कीम्स हैं, कंफ्यूज मत होना। एक तो उज्ज्वला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, उज्ज्वला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ trafficking and rescue, rehabilitation, reintegration and repatriation of victims of trafficking for कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना। तो जो स्कीम है फॉर द रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, उसकी स्कीम है एक उज्ज्वला। और दूसरी आपकी स्कीम 2016 में जो लॉन्च की गई थी बलिया से, उत्तर प्रदेश से, और इसमें डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स विद फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1600 पर कनेक्शन। ठीक है ना। और स्कीम जो थी वो थी टू इंक्लूड 8 करोड़ पुअर फैमिलीज फ्रॉम द अर्लियर टारगेट ऑफ 5 करोड़ फैमिलीज। मतलब पहले टारगेट था 5 करोड़ का, बाद में उसको 8 करोड़ बढ़ा करके कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी के लिए ये स्कीम है उज्ज्वला। और एक उज्ज्वला जो मैंने मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बताई, वो भी आप याद रखेगा, है ना। देखो एक एक का न्यूज़ आइटम बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं न्यूज़ आइटम्स। और तो यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, हाउ डज टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड। अब टोकनाइजेशन होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए
टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स किया गया है। अब टोकनाइजेशन क्या होता है कि टोकनाइजेशन रिप्लेस कर देता है जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स रहती हैं, एक्चुअल कार्ड डिटेल्स को। जैसे आपने देखा होगा कि आपका 16 डिजिट का एक नंबर रहता है, ठीक है ना, पीछे CVV रहता है ना, आप वो सब किया है, तो वो जो आपका 16 डिजिट का नंबर है ना, उसको क्या करेगा, उसको रीअरेंज करके चेंज कर देगा, ठीक है ना। इट विल सेंड अ टोकन नंबर इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल कार्ड नंबर इट विल सेंड द टोकन नंबर एंड यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा जो कि रिप्लेस कर देगा जैसे ही आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है ना। मतलब आपने कार्ड डाला तो पेमेंट की रिक्वेस्ट होती है, तो उसमें आपका कार्ड नंबर जाता है, डिटेल्स जाती हैं, लेकिन अब नहीं जाएंगी, अब आपका एक टोकन नंबर जाएगा। तो इससे होता क्या होगा, क्या बेनिफिट क्या होगा कि जो लोग सपोज स्कैमर्स हैं, कई बार आपने किसी दुकान में गए, मान लो उसने अपनी मशीन में एक स्किमिंग डिवाइस लगा रखा है, तो स्किमिंग डिवाइस क्या करता है, मैग्नेटिक चिप को रीड करके उसको क्लोन कर लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा करके वो आपका मिसयूज़ कर सकता है कार्ड्स का, है ना। और क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। तो ऐसे में जो टोकनाइजेशन सर्विस है वो आपकी डिटेल्स को हाइड कर देगी अंडर द गार्ब ऑफ अनदर नंबर, है ना। तो ये दैट विल बी अ बेनिफिट। और इस तरीके से जैसे कई बार ATM मशीन में भी स्किमिंग डिवाइस लगी रहती है कि रेस्टोरेंट्स में कुछ किसी ने कर दिया, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करेगा भी अगर, तो भी आपकी डिटेल्स उसको पता नहीं चलेंगी, उसको टोकन डिटेल्स पता चलेंगी जो कि आपकी ओरिजिनल डिटेल्स है ही नहीं। तो टोकनाइजेशन मैंडेट ऑफ RBI बेसिकली इज़ अ थिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सच मिसचीफ जो होती है, और आपके साथ अगर कोई इस तरीके से मॉनेटरी फ्रॉड हो सकता हो तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कमोडिटी फेटिशिज्म, ये एक टर्म है, कमोडिटी फेटिशिज्म। तो यहाँ पर ये टर्म दिया गया है एक तरीके से कार्ल मार्क्स के द्वारा, आप बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को दिया था, कमोडिटी फेटिशिज्म या फेटिशिज्म, जो भी आप बोलना चाहे। यहाँ पे व्हाट इज़ दिस। अब देखो फेटिशिज्म क्या होता है। फेटिशिज्म का मतलब होता है एक तरीके से एक मिस्टिकल पावर्स, जैसे पहले ज़माने में आपने देखा होगा ना, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो कुछ टोटेम लेके चलती हैं। मतलब टोटेम मतलब कि जैसे टोटका जिसको हम बोलते हैं, टोटका लेके चलते हैं। क्या कैसे उसकी, दे कंसिडर इट हैविंग मिस्टिकल पावर्स, दे कंसिडर इट हैविंग सम सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है ना। तो ये फेटिशिज्म हो गया। इट्स अ कंसेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी विच रिफर्स टू द बिलीफ अमंग इंडिजिनस cultures of inanimate objects such as totems possessing godly or mystical power। देखो लिखा हुआ है ना कि फेटिशिज्म एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट है। इट रिफर्स टू द बिलीफ among indigenous cultures of inanimate objects such as totems possessing godly or mystical powers। तो ये इंडिजिनस कम्युनिटीज से ही आया है फेटिशिज्म टर्म। अब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स जी ने इसी चीज़ को कमोडिटी से जोड़ दिया। इसी को कमोडिटी फेटिशिज्म कहते हैं। कमोडिटी फेटिशिज्म मतलब कि क्या होता है कि जैसे पहले तो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, रॉ मटेरियल्स धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और इन सब की प्रोसेसेस जाते हैं, है ना, और उसमें लेबर का खून पसीना लगता है ऑब्वियसली। और इन सब चीज़ों के बाद जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल था, जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर जो कमोडिटी बन जाता है, तो अचानक से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अचानक से आपने देखा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इट क्रिएट्स अ चार्म एंड जब वो मार्केट में पहुंचता है, इट हैज़ सच अ वैल्यू दैट सम, मतलब इट अटेन्स फैंटास्टिकल पावर्स एंड मिस्टिकल फीचर्स, है ना। जब कमोडिटी बन, देखो ना, लोग जैसे नहीं, आप ही देखो ना, जैसे आपसे कोई बोले कि भैया ये कौन कौन से तो ब्रांड होते हैं, जैसे कोई बोले ये शनैल का बैग है, ठीक है ना। तो अब आपको उसकी वैल्यू पता है भाई कि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा, है ना। कोई गुची का कुछ पहन के बैठा हुआ है तो आपको लगेगा यार गुची का ये है, तो वो चीज़ नॉर्मल एक कमोडिटी है। शनैल का बैग नॉर्मल एक बैग है ना, देखो यहाँ पे बना भी है, आई थिंक शनैल का ही ब्रांड बना हुआ था ये, देखो। तो यहाँ पे देखो जैसे है शनैल लिखा हुआ है, तो अब ये है तो नॉर्मल ब्रांड ही, है ना, लेकिन ये ब्रांड अपने आप में एक मिस्टिकल पावर, एक फैंटास्टिकल पावर रख के बैठा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये कमोडिटी फेटिशिज्म है, यही दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म। और ये कंज्यूमरिज्म का एक तरीके से है, और इसी का एक कंसेप्ट फर्दर आएगा ब्रांड फेटिशिज्म, है ना। ब्रांड के लोग पीछे दीवाने रहते हैं। जैसे भाई देखो,
मैंने तो अब मुझे तो ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था ब्रांड का, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल सही सी बात। तो मैंने तो नॉर्मल शर्ट्स भी पहनी है, नॉर्मल टी शर्ट्स भी पहनी है जिनका कोई लेना देना नहीं है ब्रांड से, दूर दूर तक। कोई जूते भी मैंने ऐसे ही पहने हुए थे पहले, है ना। तो अब नॉर्मल सी चीज़ें कि वो ठीक है अपन, लेकिन जो जो हाई फाई आपने कंज्यूमर्स देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ब्रांड के आपकी वैल्यू नहीं करते। मतलब वो कपड़ों में अगर ब्रांड नहीं है तो आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे ना। तो दे आर फ्रीक्स अबाउट ब्रांड्स एंड दे आर पजेस्ड अंडर ब्रांड फेटिसिज्म, है ना। एक तरीके से वो ब्रांड फेटिसिज्म के अंदर पजेस्ड हैं। कई लोग आपको उसी से ही जज करेंगे, आपके थॉट्स, आपके विचार, ये सब कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। रादर योर क्लोथिंग, योर शूज, योर ऑल दीज थिंग्स विल मतलब दे दैट विल डिटरमाइन व्हाट योर वर्थ इज। तो एक तरीके से यही सारी चीज़ों इनएनिमेट, यानी कि जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है, उन चीज़ों की वैल्यू से दे पीपल स्टार्ट डिटरमाइनिंग योर वैल्यू। एंड दिस इज व्हाट द कमोडिटी फेटिसिज्म या फिर ब्रांड फेटिसिज्म इज। कंज्यूमरिज्म का ये एक इम्पैक्ट का काफ़ी बुरा इम्पैक्ट है ये, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो रहेंगे, ही विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो 9 नवंबर को वो ओथ लेने वाले हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और जस्टिस यू ललित वॉज द 49th, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सबसे पहली बात याद रखेगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता कौन है। तो निकालता है इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि OPHI इसको निकालता है। तो ये दोनों मिलकर के निकालते हैं। अब इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। देयर आर 10 इंडिकेटर्स अंडर दिस। एंड वो 10 इंडिकेटर्स कौन कौन से, लेट मी टेल यू वन बाय वन कौन से 10 इंडिकेटर्स हैं। दीज 10 इंडिकेटर्स आर, फर्स्ट इज हेल्थ, जिसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन आता है। देन सेकंड इज एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग इनरोलमेंट आता है। लिविंग स्टैंडर्ड, उसके अंतर्गत वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एंड एसेट। ये 10 टोटल हो गए, है ना। 3 हेड्स हो गए, हेल्थ में 2 हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग इनरोलमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, फ्लोर है कि नहीं, एसेट्स है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें 10 टोटल इंडिकेटर हो गए और 3 हेड्स हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आई है इंडिया के लिए, 41.5 करोड़ पीपल एग्जिटेड द पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द 15-year पीरियड। मतलब 2005-6 से 2019 से 21 के बीच में लगभग 41.5 करोड़ लोग हैं जो कि पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, ठीक है ना। this much number has increased for the people coming out of the multi-dimensional poverty। मतलब इतने लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक है ना। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर द इंटायर एशिया एज वेल। एशिया का पूरा इंप्रूवमेंट हुआ है ऐसे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। 2 चीज़ें इन्होंने लॉन्च की। एक तो किसान समृद्धि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्राज लॉन्च किए गए हैं। ये 600 किसान समृद्धि केंद्राज हैं विच विल फंक्शन एज हेल्पिंग सेंटर्स फॉर द फार्मर्स, है ना। फार्मर्स के लिए हेल्पिंग सेंटर्स के रूप में किसान समृद्धि केंद्राज हैं। और दूसरी है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, जिसके अंतर्गत जो भी यूरिया पूरे देश में जहाँ भी मिल रही है, दैट विल बी अंडर द वन ब्रांड नेम ऑफ भारत, है ना। भारत ब्रांड नेम से ही पूरे देश में अब फर्टिलाइजर दी जाएगी, है ना। सो दैट विल रिड्यूस द ट्रेवल ऑफ द फार्मर्स की कौन सी गुड क्वालिटी है, कौन सी नहीं है, कितना रेट है, कितना नहीं है, ये सब चीज़ें, ये इश्यूज हट जाएंगे फार्मर्स के, क्योंकि अब उनको एक ही ब्रांड मिलेगा, भारत ब्रांड। अगर भारत ब्रांड की चीज़ें मतलब सही होगी तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जो कंसेप्ट है भारत ब्रांड के अंतर्गत, तो दैट विल इन्हांस द मतलब क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर द फार्मर्स एंड ऑल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल वाले पार्ट में। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। पहला एडिटोरियल है टुडेज वेपन ऑफ चॉइस, इट एक्सपैंडिंग डायमेंशंस। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की साइबर थ्रेट की, और ऑथर ने कहा कि साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ी थ्रेट है जिसके लिए प्रॉपर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है लोगों द्वारा, है ना। स्टिल द गवर्नमेंट्स आर नॉट गिविंग प्रॉपर
केयर फॉर दिस, ठीक है ना। वहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट का। रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलिटरीली हार्ड पावर की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, और साइबर अटैक भी हो रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी। वहाँ पे बहुत सारे साइबर अटैक हैं, बट स्टिल दे आर अंडर मतलब अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है अभी भी साइबर अटैक्स को, साइबर थ्रेट्स को भी अभी तक अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे एक टर्म दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्रे जोन ऑपरेशन। अब ये ग्रे जोन ऑपरेशन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रे जोन वो जोन है जो पीस एंड वॉर के बीच की जोन है। देखो ठीक है, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम है आपका, लेट मी टेल यू, जैसे मान लो ये है पीस, मतलब पीस का मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं फुल्ली। एक है ये जोन ऑफ वॉर। ये जोन ऑफ वॉर में ये है कि ए और बी दोनों, दो पार्टीज है, कंट्रीज नहीं पार्टीज हैं, जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब मान लो इन दोनों जोन के बीच में काम हो रहा है, मतलब ना ही पीस है और ना ही वॉर है, वॉर से थोड़ा कम है, मतलब आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो नुकसान पहुंचा रही है वो एक्टिविटीज, बट वो वॉर तक अमाउंट नहीं हो रही है, देन दैट इज नोन एज द ग्रे जोन ऑपरेशन। देखो पहले क्या था, जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे या जो स्टेट एक्टर्स थे जैसे टेररिस्ट हैं, वो फुल ब्लोन अटैक करते थे। जब फुल ब्लोन अटैक करते थे तो उनका रिस्पांस भी उनको फुल ब्लोन मिलता था। बट सपोज करो इस तरीके से किया जाए कि उसका कोई इस तरीके आपको मतलब हार्ड अटैक, हार्ड रिजल्ट, मतलब फिजिकल उसका इम्पैक्ट ना दिखे आपको, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा हो। सो दैट इज द ग्रे जोन ऑपरेशन, जिसमें एक वॉर नहीं होता है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, उससे कम रहता है, लेकिन दैट इज स्टिल डिटीरियरेटिंग, वो अभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ग्रे जोन वॉरफेयर है। तो साइबर अटैक, साइबर स्पेस इज एक्चुअली ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसमें आप दूसरी कंट्री के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते। आप उनके अगेंस्ट जाकर के मिलिट्री लेकर के नहीं बैठ जाओगे कि आपके रशिया से अटैक हुआ है हमारे यहाँ तो हम करेंगे। जैसे रिसेंटली अगर आप देखो IIT का पेपर था, उसमें रशिया ने एक हैकर पकड़ा गया है, तो अब जाकर के क्या रशिया के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दिस इज अ ग्रे जोन, है ना, ग्रे जोन है। नुकसान वो हमारी कंट्री को पहुंचा रहा है, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज मिलिट्री एंड वी कैन नॉट यूज हार्ड पावर इन दैट केस। तो दैट इज द थिंग, एंड यही टेक्नोलॉजी का काफ़ी मिसयूज किया जा सकता है कि ये साइबर अटैक्स जो हैं दे कैन ऑपरेट इन द ग्रे जोन, एंड इसको दूर करना बहुत मुश्किल रहता है। तो दैट इज द थिंग, ऑथर ने वही कहा है कि आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड, हार्डवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ेंगे ताकि आप इनको फेस कर सको, है ना। यू शुड बी रेडी इनफ टू फेस दिस, एंड जो थोड़ा कमी ऑथर को दिख रही है। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो है रिकवरी एनालिसिस व्हाट इंडिया गॉट रॉन्ग। यहाँ पे ऑथर ने बात की है रिसेंटली कोविड-19 के बाद इंडिया की रिकवरी जो हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है। पॉवर्टी में भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुकी है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ मतलब वी आर नॉट एट दैट लेवल। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो सबसे पहली बात तो जो हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक स्पेंडिंग की, जैसे मनरेगा में हमने जो वेजेस बढ़ाई और ऑल, दैट वाज वेरी पाल्ट्री। केवल 20 रुपये हमने वेजेस बढ़ाए थे मनरेगा में, ना, तो बहुत ही पाल्ट्री, बहुत ही कम है, एंड दैट वाज द थिंग। दूसरी चीज़, हमने जब कोविड-19 के बाद एक पैकेज दिया था 2 लाख करोड़ का, तो उसमें लगभग 1% ऑफ GDP हमने कहा था कि हम खर्चा करेंगे, बट स्टिल जो एक्चुअल इम्प्लीमेंट हुआ, जब एक्चुअल गया मार्केट में, तो वो और कम वैल्यू निकला, है ना। कुछ तो पहले के बैकग्राउंड के ही डेट को उतारने के लिए गया था 2 लाख करोड़ में से भी, है ना, कुछ पैसा। तो दैट वाज द थिंग कि जो इफेक्टिव रुपया लोगों के हाथ में गया वो इतना ज़्यादा नहीं था, दैट वाज अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ दैट, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि टैक्स की जो पॉलिसीज़ है इंडिया की वो बहुत ही गलत पॉलिसीज़ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको कम किया जा रहा है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट टैक्स आप देखो वो कम किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट इनहेरिटेंस टैक्स लगा नहीं रही है ना, और कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती जा रही है, जबकि कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट बढ़ा है कोविड के दौरान, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वहीं पर इंडायरेक्ट टैक्सेस को, यानी कि आपका जो GST वेस्टी या इंडायरेक्ट टैक्सेस है उनको बढ़ा रही है, जबकि क्लियर कट पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का रहता है, प्रोग्रेसिव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो पुअर के ऊपर भी उतना ही लगता है जितना रिच के ऊपर लगता है, तो इसलिए इंडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। तो ऑथर का कहना है कि जो हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं दे आर वेरी ऑब्स्ट्रूसिव, दे आर नॉट वेरी गुड, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मच रिकवरी, एंड इसीलिए हमारे पुअर जो हैं, पॉवर्टी से जो रिडन लोग हैं, वो अभी भी इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं।
अब यहाँ पे जुडिशियल कॉमिटी और अरिथमेटिक, यहाँ पे ऑथर ने बात की है रिगार्डिंग द बेंच स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम बेंच स्ट्रेंथ समझें अगर, तो ऑथर ने बताया डिवीजन बेंच होती है उसमें 2 जजेस होते हैं, जो 3 जजेस होते हैं वो फुल बेंच कहलाती है, 3 जजेस कहलाती है फुल बेंच, डिवीजन बेंच कहलाती है 2 जजेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है 5 जजेस की, आपको पता होना चाहिए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई कि जो लोअर बेंच का डिसीजन है अगर आपको उसको ओवरटर्न करना है, तो ये तो आपको पता होगा, मैंने बताया कई बार कि लोअर बेंच का डिसीजन अगर ओवरटर्न करना है तो आपको हायर बेंच हायर बेंच ही उसको ओवरकम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 5 जज बेंच का कोई डिसीजन है, 5 जज बेंच का कोई डिसीजन है तो उसको 7 जज बेंच ही ओवरकम कर सकती है, या 9 जज बेंच कर सकती है, या 13 जज बेंच कर सकती है, लेकिन उससे बड़ी ही करेगी। ऑथर ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। ऑथर ने एक सवाल ये पूछा है, समझो इस सवाल को समझना देगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ऑथर ने कहा कि मान लो एक डिसीजन लिया गया 5 जज बेंच द्वारा 5-0 की मेजॉरिटी से, मतलब कि पांचों जज एक ही फेवर में, दूसरा 7 इसको ओवरटर्न किया गया, एक दूसरा जजमेंट आया 7 जज बेंच का इसी केस में जो 4-3 की मेजॉरिटी से आया। अब अगर आप देखो तो ओवर का डिसीजन तो ओवरटर्न हो गया, डिसीजन ओवरटर्न हो गया, लेकिन जब 5 जजेस थे तो 5-0 की मेजॉरिटी थी, मतलब पांचों जज फेवर में थे, लेकिन जब 7 जज बैठे तो केवल 4 जज ही फेवर में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या माने हम, ओवरटर्न तो कर दिया तो, लेकिन क्या ये इंक्रीज्ड मेजॉरिटी है? तो ऑथर ने कहा देखो ये कंसेप्ट अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि बेंच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। बट ऑथर ने यहाँ पे रिकमेंडेशन ये किया है कि न केवल बेंच बड़ी होनी चाहिए बल्कि जो ये मतलब जो फेवर में जजमेंट है उनके नंबर भी या तो बड़े हों या ज़्यादा हों। तो इसका सोल्यूशन ऑथर ने दिया कि मान लो कोई 5 जज बेंच था और वो 5-0 की मेजॉरिटी से आया है, तो उसके लिए कम से कम 9 जज बेंच बनाओ ताकि 5-4 की मेजॉरिटी से एटलीस्ट मेजॉरिटी आए, तो कम से कम 5-5 तो रहेंगे, है ना, तब इसको हम ओवरटर्न मान सकते हैं। दैट इज व्हाट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। ओवरऑल यही चीज़ डिस्कस की गई है। मैंने जो आपको बहुत सरल शब्दों में बताया वही चीज़ यहाँ पे बड़े कठिन शब्दों में बताई गई है, तो अगर आप पढ़ेंगे नॉर्मल तो आपको समझ में आ जाएगा, बट दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।